पहला प्रश्न है, हॉब्स की भौतिकवाद की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? हॉब्स के भौतिकवाद की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन बी। पदार्थों की सरल गति एक सरल गति का रूप धारण कर लेती है। ये हॉब्स के भौतिकवाद की विशेषता नहीं है। देखिए, सृष्टि का मूल तत्व कण है जो स्वयं में गतिशील है। व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है और प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है। ये तीनों जो है वह हॉब्स के भौतिकवादी विशेषता से संबंधित है। पर जो ऑप्शन बी दिया गया है कि पदार्थों की सरल गति एक सरल गति का रूप धारण कर लेती है, तो ये हॉब्स की भौतिकवादी विशेषता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत किसकी सहायता से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया? तो हॉब्स ने भौतिक मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की सहायता से। ऑप्शन सी होता है हमारा ए। अगला प्रश्न है, हॉब्स का मूल मंत्र है। तो हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो। नेक्स्ट है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या सही है? तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जो है वह मानवों के बीच स्थायी तनाव, संघर्ष या युद्ध की स्थिति थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हॉब्स की कानूनी प्रभुसत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हॉब्स की कानूनी संप्रभुता के विषय में कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी। व्यक्ति को राजा के आदेश न मानने का अधिकार प्राप्त था। तो यह गलत है हॉब्स की कानूनी प्रभुसत्ता के संबंध में। अगला है कि हॉब्स ने किसके माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है? तो हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी कि व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए ही है। ये सही नहीं है हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के लिए। देखिए, हॉब्स का चिंतन जो है वह केंद्रित है व्यक्ति पर। हॉब्स की समस्त राज्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए ही है और हॉब्स की दृष्टि से मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है। पर ऑप्शन सी जो कहता है कि व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए ही है, तो यह गलत है। ऑप्शन सी नहीं है हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों से। अगला है कि यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है? यह कथन है वेबर का। ऑप्शन डी सही होगा। राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है, तो ये वेबर का कथन है। अगला हमारा प्रश्न है, हॉब्स के हॉब्स के राज्य का उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है कि हॉब्स के राज्य का उद्देश्य क्या है? तो हॉब्स के राज्य का उद्देश्य है भौतिक एवं यथार्थवादी दोनों। हॉब्स ने किस प्रकार की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया? तो हॉब्स स्वतंत्रता विचरण की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। हॉब्स जो है वह स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। ऑप्शन डी। हॉब्स ने जो स्वतंत्रता बतलाई है अंतःकरण संबंधी स्वतंत्रता, विकास संबंधी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर स्वतंत्र विचरण की बात वे नहीं करते। हॉब्स के चिंतन का मूल आधार क्या था? तो हॉब्स के चिंतन का मूल आधार था व्यक्ति और उसकी सुरक्षा। ऑप्शन बी। हॉब्स की आस्था किस प्रकार के मूल्यों में थी? तो हॉब्स की आस्था थी व्यक्तिवादी मूल्यों में। अगला प्रश्न है, हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है। तो हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है वैज्ञानिक भौतिकवाद पे। ऑप्शन बी। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। अगला हमारा प्रश्न है, हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। यह कथन किसका है? हॉब्स का लेवियाथन जो है वह राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। यह कथन है ऑक्सफोर्ड का। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपिन, पाश्विक, अल्पायु था। यह कथन है हॉब्स का। हॉब्स मानव की स्थिति बतलाता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी मनुष्य की वह जीवन विकृत था, विपन्न था, पाश्विक था, अल्पायु था, एकांकित था। अगला प्रश्न है हमारा कि लॉक के किस अध्ययन पद्धति को अपनाकर लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लॉक को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वह है 1600 कौन सा नहीं है पूछा है। देखिए, तो ये 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित किया था। 1689 की जो अमेरिकन क्रांति है इससे प्रभावित नहीं होते हैं लोग। बाकी हुकर का दर्शन, हुकर की जो बुक थी उससे प्रभावित थे लोग। हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार से भी ये प्रभावित थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि लॉक के चिंतन के प्रभावित न करने वाले कारकों में से जो ऑप्शन बी है 1689 की अमेरिकन क्रांति नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
अगला हमारा है कि लॉक ने किस अध्ययन पद्धति को अपनाकर राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना की। तो ये अनुभववादी और विवेक मूलक अध्ययन पद्धति को अपनाते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है? लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो हमारा सही होता है ऑप्शन ए कि प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक क्रियाकलापों से संपन्न थी। यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा था? तो ये थे मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा था? तो अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहते हैं मैकफर्सन। अगला हमारा प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत असुविधाएं थी? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत असुविधाएं थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन बी, कानून के अनुरूप न्याय करने वाली संस्था का अभाव था। अगला प्रश्न है, लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो लॉक के सामाजिक समझौते के जो विशेषताएं नहीं है वो है ऑप्शन बी, कि समझौते से प्राकृतिक कानून का महत्व समाप्त हो जाएगा। यह देखिए, यह विशेषता नहीं है लॉक के सामाजिक समझौते की। बाकी यह समझौता व्यक्तियों की सहमति पर आधारित था। सामाजिक समझौते के द्वारा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की शुरुआत होती है और लॉक सामाजिक समझौते के माध्यम से समाज व राज्य की सरकार में अंतर करता है। अगला हमारा प्रश्न है, लॉक के मत से जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया था वह था। लॉक के मत से जिस उद्देश्य से निमित्त राज्य को रचा गया था वह क्या था? मतलब राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का उनका उद्देश्य क्या था? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत के उनका उद्देश्य क्या था? तो लॉक ने जिस उद्देश्य से राज्य को रचा था उसका उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉक द्वारा वर्णित राज्य की विशेषताओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है? लॉक के द्वारा वर्णित राज्य की विशेषताओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो लॉक जो है असहिष्णु राज्य की स्थापना करता है, तो यह सही नहीं है। बाकी राज्य सहमति पर आते, राज्य सीमित और मर्यादित है और राज्य जो है जन कल्याण का साधन है। अगला हमारा प्रश्न है कि लॉक ने निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक अधिकार की चर्चा नहीं की है? तो देखिए, ये कानून के अधिकार की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की। लॉक के निजी संपत्ति संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य है? तो लॉक की निजी संपत्ति जो संबंधी विचार है, निजी संपत्ति का अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक है। लोग बात करते हैं कि जो निजी संपत्ति का अधिकार है वह प्राकृतिक है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि वह मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है, धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में आस्था रखता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा, ऑप्शन बी, इसलिए इन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण किस व्यक्ति के रूप में हुआ? रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण किस व्यक्ति के रूप में होता है? तो तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में होता है। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? रूसो के सामाजिक समझौते के में सिद्धांत की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सामाजिक समझौतों के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, ये संबंधित नहीं है रूसो के सामाजिक समझौते से। अगला प्रश्न है कि रूसो की समान इच्छा का निहितार्थ यह है कि समान इच्छा एक सार्वदेशिक है एवं प्रागुणभाविक इच्छा है, चाहे व्यक्ति की इच्छा ही हो जो समुदाय के समान हित का लक्ष्य रखती है। तो ऑप्शन सी है, यह समान इच्छा का निहितार्थ तथ्य है। अगला प्रश्न है कि रूसो की समान आकांक्षा से अभिप्राय क्या है? तो रूसो की समान आकांक्षा से अभिप्राय है बहुसंख्यक वर्ग की आकांक्षा। रूसो की समान आकांक्षा का अभिप्राय है बहुसंख्यक वर्ग की आकांक्षा। किसका कथन है कि समान हित, समान चेतना, समान इच्छा है? समान हित, समान चेतना, समान इच्छा है, तो यह बात करते हैं ग्रीन बात करते हैं समान चेतना, समान इच्छा है। रूसो की समान इच्छा की विशेषताओं के संबंध में क्या असत्य है? अगला हमारा प्रश्न है कि रूसो की समान इच्छा की विशेषता के संबंध में क्या असत्य है? रूसो की समान इच्छा के संबंध में क्या विशेषताओं के संबंध में क्या असत्य है? तो सरकार, ऑप्शन ए, समान इच्छा जो है ऑप्शन बी इसमें होगा कि समान इच्छा हस्तांतरित की जा सकती है, तो जो समान इच्छा है वह हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, तो यह असत्य है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। रूसो ने संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए किसका निर्माण किया? तो रूसो ने संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए निर्माण किया सरकार का। अगला प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार की शासन प्रणाली की आलोचना की है? रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना की है।
रूसो ने संप्रभुता को किसमें निहित माना? तो रूसो ने संप्रभुता समान इच्छा में निहित माना। रूसो ने स्वतंत्रता का कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? तो रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि रूसो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो रूसो के बारे में, रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवादी के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत का रूपांतर किया। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए हमारा। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत का रूपांतर किया। अगला प्रश्न हमारा है कि हीगल के राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो हीगल की राज्य की व्यवस्था इसमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी कि राज्य साधन है और साध्य नहीं, यह विशेषता नहीं है हीगल के राज्य की विशेषताओं में। अगला हमारा प्रश्न है कि हीगल ने स्वतंत्रता संबंधी धारणा को किससे ग्रहण किया? हीगल ने स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा लिया है वह लिया है रूसो तथा कांट से। हीगल ने स्वतंत्रता की धारणा ली है रूसो तथा कांट से। अगला प्रश्न है हीगल का स्वतंत्र नागरिक विषयक सिद्धांत किन कार्यों पर आधारित था? तो हीगल का स्वतंत्र नागरिक विषयक सिद्धांत जो है वह सामाजिक कार्यों पर आधारित था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सामाजिक कार्यों पे। अगला प्रश्न है हीगल ने राजनीतिक क्षेत्र में किस सिद्धांत को श्रेष्ठ माना? तो हीगल ने राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत को श्रेष्ठ माना है। अगला हमारा प्रश्न है किसका कथन है कि स्वतंत्रता अधिक विधेयात्मक और वस्तुपरक है? किसका कथन है कि जो स्वतंत्रता है वह अधिक विधेयात्मक है और वस्तुपरक है? तो यह कथन है हीगल का। अगला हमारा प्रश्न है कि मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट की ख्याति किस प्रकार के आंदोलन से है? तो जो मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट है ये नारीवादी आंदोलन से संबंधित है। मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट नारीवादी आंदोलन से संबंधित थी। इनमें से कौन सी पुस्तक मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये जो तीनों पुस्तक है ये लिखी गई है मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है कि मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन कब प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है 1792 ईस्वी में। 1792 में। ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है कि मिल ने अपने उपयोगितावादी संबंधी विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किए? मिल ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था यूटिलिटेरियनिज्म में। अगला है हमारा प्रश्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद किसने माना? सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद किसने माना? तो मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भेद मानते हैं मिल। सुख गुण की दृष्टि से उच्च और निम्न होते हैं। सुख जो है वे गुण की दृष्टि से उच्च होते हैं और निम्न होते हैं, ये बात करते हैं मिल। ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट है मिल ने किस शासन का सर्वश्रेष्ठ माना है? तो मिल ने जो प्रतिनिधि शासन है इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है, प्रतिनिधि शासन को। ऑप्शन ए। मिल के प्रतिनिधि लोकतंत्र के लक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? मिल के प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? तो प्रतिनिधियों का निर्वाचन धार्मिक आधार पर होना चाहिए, ये गलत है। मिल के प्रतिनिधि लोकतंत्र से संबंधित नहीं है कि प्रतिनिधियों का निर्वाचन धार्मिक आधार पर हो। अगला हमारा प्रश्न है मिल के अनुसार मताधिकार केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए जो पढ़े लिखना जानता हो, वयस्क हो, कर देने वाले व्यक्तियों को। तो इन तीनों मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी, इन सभी को मत देने का अधिकार है मिल के द्वारा। व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूत किसे माना जाता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूत किसे कहा गया? तो मिल को कहा गया। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किस आधार पर किया? तो मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किया दार्शनिक आधार पर। अगला हमारा प्रश्न, यह घोषणा किसने की स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है? यह घोषणा कौन करता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों विकास के लिए अपरिहार्य है? तो ये बात करते हैं मिल। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता का कार्य संबंधी सिद्धांत किसने दिया? स्वतंत्रता के कार्य संबंधी सिद्धांत को देते हैं जे.एस. मिल। मिल ने राज्य की उत्पत्ति का आधार किसे माना है? तो मिल ने राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है व्यक्तियों की इच्छा को। मिल ने व्यक्तियों के विकास के लिए किसे आवश्यक माना है? मिल ने व्यक्तियों के विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न हमारा है किसने कहा कि मिल ने असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न किया? किसने कहा है कि मिल ने असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न किया? तो यह बात करते हैं मार्क्स। मार्क्स कहते हैं कि मिल ने बात की है, मिल ने असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न किया, ये बात करते हैं मार्क्स। स्वहित का आर्थिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्वहित का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया मिल के द्वारा। स्वहित का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया? तो मिल ने दिया है। किसका कथन है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है? मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध क्या है? एक बुराई है, ये बात करते हैं मिल। अगला प्रश्न हमारा है कि हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के संदर्भ में किस धारणा के आधार बनाए? हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के संदर्भ में किस धारणा को आधार बनाया? तो देखिए हॉब्स जो है उन्होंने गैलीलियो की पदार्थ एवं गति संबंधी धारणा, गैलीलियो के पदार्थ और गति संबंधी धारणा, और उसके बाद विलियम हार्वे का हृदय संबंधी धारणा।
तो हमारा ऑप्शन सी होगा 1 एंड 3, ऑप्शन सी। हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के लिए गैलीलियो की पदार्थ में गति संबंधी धारणा और विलियम हार्वे की हृदय संबंधी धारणा जो है इसका आधार बनाया था। हमारा ऑप्शन सी होता है 1 और 3। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य है? हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य है? तो मानव प्रकृति में ऐसे आधारभूत दोष हैं जो उसे मूलतः असामाजिक प्राणी सिद्ध करते हैं। मानव को केवल राज का कठोर शक्ति द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। मानव प्रकृति से स्वच्छंद है और उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, गलत है। मानव प्रकृति धारणा का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है, तो सही है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि लॉक के अनुसार राज्य और सरकार की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई। राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? राज्य सहमति पर आधारित है, राज्य व्यापक और अमर्यादित है। नहीं, ये बात नहीं करते लोग। राज्य वैधानिक है और सहिष्णु राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो हमारा सही होगा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि मानव विवेक में ये आस्था रखते हैं, मानव को सद्गुणी प्राणी मानते हैं, मानव को क्रांति और विद्रोह का अधिकार देते हैं, प्राकृतिक कानून को राज्य के कानून से निम्न मानते हैं। तो ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न है रूसो के विचार को किन तत्वों ने प्रभावित किया? तो रूसो के विचार को प्रभावित करता है जिनेवा के वातावरण, हॉब्स और लॉक का प्रभाव, प्लेटो और अरस्तू का प्रभाव, ये नहीं होगा, फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियाँ। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रूसो ने कौन सी इच्छाओं का वर्णन किया है? रूसो ने कौन सी इच्छाओं का वर्णन किया है? तो रूसो बात करते हैं यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा की। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न सुमेलन करना का है, तो हमें क्या करना है? विद्वान और इनकी चिंतन का विषय दिया गया है, तो हमें उसे क्या करना है? मिलान करना है। तो हॉब्स का जो चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, तो एक हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए लॉक, तो लॉक प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित है। उसके बाद है रूसो संबंधित है समान इच्छा से, और मिल संबंधी है कार्य संबंधी स्वतंत्रता की धारणा से। तो 1, 3, 2, 4 हमारा हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रूसो ने कितने प्रकार की शासन प्रणाली मानी है? रूसो ने कितने प्रकार की शासन प्रणाली मानी है? तो देखिए रूसो के द्वारा जो शासन प्रणाली दी गई है उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन की बात करते हैं रूसो। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रतिनिधियात्मक की बात नहीं करते, मिश्रित शासन की बात करते हैं। देखिए होगा हमारा रूसो ने शासन प्रणाली राजतंत्रीय शासन प्रणाली, कुलीन तंत्रीय शासन प्रणाली, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली और मिश्रित शासन प्रणाली की बात की है। 1, 3, 4, 5 हमारा सही होगा। अगला देखिए हमें क्या करना है? तो मिलान करना है अरस्तु। तो अरस्तु का चिंतक, अरस्तु का जो है, अरस्तु मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? तो अरस्तु कहते हैं कि मानव मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। लॉक क्या कहते हैं? तो लोग मानव जो है वह विवेकशील प्राणी है, विवेकशील और नैतिक प्राणी है। हॉब्स क्या कहते हैं? तो हॉब्स कहते हैं कि मानव आदि मनुष्य पशुतुल्य। ये तो रूसो की कथन, देखिए यहाँ गलत हुआ है, यहाँ हॉब्स की जगह रूसो होगा, क्योंकि रूसो कहते हैं कि जो आदि है मनुष्य के पशुतुल्य है, निर्दोष और अच्छा है। ये बात करते हैं रूसो, हॉब्स नहीं। उसके बाद जो मिल है, मिल मानो एक भावनात्मक, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, चलिए इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संबंध में क्या सही है? रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संबंध में क्या सही है? तो रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संबंध में देखिए, स्वतंत्रता मनुष्य का परम और आंतरिक तत्व है। स्वतंत्रता मनुष्य को स्वच्छंद बनाती है, ये नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना है, ये भी नहीं है। और रूसो ने समान इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी 1 एंड 4। अगला प्रश्न है हीगल के विश्वात्मा संबंधी विचार निम्नलिखित में से कौन है? हीगल ने जो विश्वात्मा संबंधी विचार दिया है इनमें से वह कौन है? तो देखिए, इतिहास विश्वात्मा के व्यक्ति की कहानी है। सभी जड़ और चेतन वस्तुओं का उद्भव विश्वात्मा द्वारा हुआ है। विश्वात्मा की धारणा एक भौतिक विचार है। विश्वात्मा नश्वर है। विश्वात्मा और राज में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा
ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न हमारा है कि द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा ही हीगल समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। हीगल की मान्यता है कि द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा जो हीगल है वह समाज और राज्य के विकास की बात करते हैं या अध्ययन करते हैं। तो हीगल की मान्यताएं क्या क्या हैं? तो देखिए हीगल की मान्यताएं हैं, चेतन मस्तिष्क की सारी गतिविधियां द्वंद्वात्मक होती है। यथार्थ स्वयं चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। मस्तिष्क विश्वात्मा के नियंत्रण में रहता है। यथार्थ सत्य की प्राप्ति केवल आत्मा से ही हो सकती है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 4। अगला प्रश्न है, हीगल ने राज्य की कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं? हीगल ने राज्य की कौन सी विशेषताएं बतलाई है? तो हीगल राज्य को का स्वरूप सावयवी मानते हैं और राज्य जो है वह सर्व शक्तिमान है, यह बात करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा 1 एंड 2। अगला प्रश्न है सुमेलन का। तो ये पुस्तकें दी गई है और उनके लेखक की दिया गया है। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है यह मिल की पुस्तक है। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ये जो है यह मैरी वोल्सक्राफ्ट की पुस्तक है। द फेमिनाइन मिस्टिक जो है यह द फेमिनाइन मिस्टिक है बेट्टी फ्रीडन की, बेट्टी फ्रीडन। और वुमेन द लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन है जी मैचेल्स की। तो हमारा होगा 4, 3, 1, 2 ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिल के प्रतिनिधित्व शासन के तत्व कौन से हैं? मिल के प्रतिनिधित्व शासन के तत्व कौन से हैं? तो मिल के प्रतिनिधित्व के शासन हैं, देखिए संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति, प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव, शासन शक्ति विजात वर्ग के हाथों में हो नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा 1, 2 एंड 3। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किससे दार्शनिक आधार पर किया है? मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किस दार्शनिक आधार पर किया है? तो मिल जो है वे व्यक्ति की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से, इन दो आधारों पर स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दार्शनिक आधारों पर करते हैं। तो 1 एंड 2 हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। लॉक के दर्शन को प्रभावित करने वाले तत्व या परिस्थितियाँ कौन सी हैं? लॉक के दर्शन को प्रभावित करने वाले तत्व या परिस्थितियाँ कौन सी हैं? तो देखिए 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित होते हैं लॉक। 1689 में पार्लियामेंट में पारित अधिकार पत्र है उससे भी प्रभावित होते हैं। हुकर के दर्शन, रिचर्ड हुकर की जो पुस्तक थी उससे भी प्रभावित हुए थे। हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार से भी प्रभावित थे। तो इटली के विभाजन से ये प्रभावित नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा 1, 2, 3 एंड 4। लॉक की अध्ययन पद्धति के संबंध में क्या सही है? लॉक की अध्ययन पद्धति के संबंध में क्या सही है? तो देखिए लॉक की अध्ययन पद्धति जो थी वह थी अनुभववादी और विवेकवादी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, अनुभववादी और विवेकवादी। अगला प्रश्न हमारा देखिए, विचारक हैं, विद्वान हैं और उनके विचार हैं, उससे हमें क्या करना है? तो सुमेलन करना है। तो देखिए हॉब्स, तो हॉब्स बात करते हैं स्वयं को पढ़ो। रूसो बात करते हैं प्रकृति की ओर लौटो। हीगल बात करते हैं विश्वात्मा के व्यक्ति की, और जो मिल है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से संबंधित है। ये बेंथम का वैसे है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होता है 4, 1, 2 एंड 3। 4, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ये सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, रूसो की समान इच्छा की विशेषताएं कौन सी हैं? रूसो के समान इच्छा की विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखिए रूसो की समान इच्छा की विशेषताएं हैं, समान इच्छा अस्थायी नहीं, ये नहीं है। समान इच्छा निरंकुश है, समान इच्छा कल्याणकारी है, समान इच्छा नागरिक समाज का आधार है। तो ये विशेषताएं हैं किनकी? तो रूसो की समान इच्छा की। ऑप्शन डी हमारा सही होगा 2, 3 एंड 4। अगला देखिए सुमिलान करना है हमें थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स मार्सबेरी के राक्षस के रूप में फेमस थे। उसके बाद जॉन लॉक, अच्छा ये स्थान दिया गया है जन्म स्थान ना, हाँ। तो थॉमस हॉब्स का जन्म होता है मालमेस्बरी में, और जॉन लॉक का जन्म होता है सामरसेट के शायर में। रूसो का जन्म होता है जिनेवा में। हीगल का जन्म होता है दक्षिण जर्मनी में। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है कि रूसो ने कौन से कानूनों को स्वीकार किया है? रूसो ने कौन से कानूनों को स्वीकार किया है? तो देखिए रूसो जो है वे स्वीकार करते हैं, रूसो ने प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया, संवैधानिक कानूनों की बात की, दीवानी कानूनों की बात की, फौजदारी कानूनों की बात की,
और परंपरागत कानूनों की बात की। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा 2, 3 और 4, 5। अब देखिए पुस्तक और उनके लेखक से मिलान करना है। डिसीवे ये नागरिक है हॉब्स की। कैरोलिना का मौलिक संविधान देखिए नहीं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वह हेगल की है। और जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मिल की है। और कैरोलिना का मौलिक संविधान जो है वह जॉन लॉक का है। तो हमारा सही होता 4, 2, 3, 1 ऑप्शन ए। हीगल की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में लगाना है। हीगल की जो पुस्तकें हैं इन्हें हमें प्रकाशित के क्रम में लगाना है। तो देखिए ये हमारा सीरियल नंबर से है। पहले आती है इनकी फिनोमेनोलॉजी, फिर साइंस ऑफ लॉजिक आती है, उसके बाद फिलोसफी ऑफ लॉ आती है और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री आती है। पहले फिनोमेनोलॉजी, फिर साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है कि हॉब्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो हॉब्स की पहली पुस्तक इसमें आएगी, पहले नंबर पर इनकी पुस्तक आएगी डिसीवे। उसके बाद आती है द डायलॉग ऑन द सिविल वार्स। थर्ड नंबर पे आएगी लेवियाथन और 4th नंबर पे आएगी डी होमिनो। तो डिसीवे इनकी पहली पुस्तक है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रूसो की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। रूसो की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के वर्ष क्या करना है, वर्ष में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो पहले देखिए रूसो की पहली पुस्तक आती है डिस्कोर्सेस ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, पहले नंबर पे आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तीसरे नंबर पे द इमाइल आएगी और 4th नंबर पे आएगी लेटेस्ट द लॉ मोंटेन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 4, 3, 1, 2। अगला देखिए विचारक हैं और कानून संबंधी विचार है, उनसे हमें क्या करना है तो मिलान करना है। तो हॉब्स बात करते हैं राजा के आदेश को ही कानून मानते हैं। लॉक ने प्राकृतिक कानून के नियम की बात की है। मिल जो है रूसो जो है वह समान इच्छा के कानून का स्रोत की बात करते हैं। और जो मिल है वे कानून निर्माण विधि विशेषज्ञों द्वारा की जाए की बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होता है 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी। अब देखिए हमें क्या करना है, तो हमें कथन और कारण के आधार पे, कथन और कारण है उसका आंसर देना है इन कोटों के आधार पे। ऑप्शन बी वो ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कि ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसी आधार पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए हॉब्स के राजनीतिक जीवन का केंद्र व्यक्ति था, सही है, ये कथन सही है। और कारण है कि व्यक्ति की इच्छा से राजा का निर्माण होता है और व्यक्ति को रक्षा प्रदान करने के लिए ही प्रभु सत्ताधारी पुरुष सत्ता का प्रयोग करता है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन की व्याख्या भी करता है। तो हमारा सही होता है ऑप्शन ए और आर सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के हित का अधिकतम वृद्धि ही समाज का ध्येय है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति की अधिकतम वृद्धि ही क्या है, समाज का ध्येय। तो ये सही है। और कारण कहता है कि हॉब्स के अनुसार किसी मनुष्य के ऊपर ऐसा कोई दायित्व नहीं हो सकता जो उसके किसी कृत्य से पैदा नहीं होता है। तो कारण भी सही है लेकिन इनमें संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला हमारा प्रश्न है तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों की संज्ञा दी। तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों की संज्ञा दी। और कारण क्या कहता है, कारण कहता है कि हॉब्स के प्राकृतिक कानूनों की विशेषता यह है कि वह मनुष्यों को केवल उनकी प्रकृति के आधार पर आपस में बांधता है, वह किसी दिव्य आदेश पारिपाटिक या सकारात्मक कानून का आश्रित नहीं है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हॉब्स के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और कारण कहता है कि हॉब्स के अनुसार राज्य निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ए गलत है किंतु आर जो है वह सही है। अगला हमारा प्रश्न है थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया। तो वे प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत की अवधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
रूसो की समान इच्छा जनरल विल कहाँ विल का अर्थ क्या है? रूसो की समान इच्छा यानी जनरल विल का अर्थ क्या है? तो यथार्थ इच्छा। रूसो की समान इच्छा यानी यथार्थ इच्छा। निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांत की कौन सी विशेषताएं सही है? निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगल के संबंधित कौन सी विशेषताएं सही है? तो राज्य एक महासंस्थान है, या पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, या अपने आप में साध्य है, और यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होते क्योंकि स्वयं नैतिक का जन्मदाता है। तो हमारा ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? तो ये बात करते हैं जे एस मिल। जे एस मिल कहते हैं कि कुछ आनंद जो है वो अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि ए और आर दोनों देखिए क्या कथन और कारण का है। तो जो कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुपर सिद्धांत कहा है, तो सही है। उसके बाद है उनके अनुसार प्रसन्नता हैप्पीनेस आनंद प्लेजर से बढ़कर है। प्रसन्नता हैप्पीनेस जो है वह आनंद और प्लेजर से बढ़कर है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण सही है दोनों, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जुलाई 2018 का। देखिए पूछा गया है कि लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी कि संविदा जिसके प्रति प्रत्येक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये बात नहीं करते हैं लॉक सामाजिक संविदा के विषय में। अगला प्रश्न है कि रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? रूसो से कौन सा कथन जो है कि वह सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी। गौरव तर्क की उत्प्रेरित नहीं करता। गौरव जो है वह तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। यह कथन रूसो के विषय में गलत है, हमें गलत ही कथन बतलाना है। तो ऑप्शन देखिए अगला प्रश्न है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति थी। तो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति कैसी थी? हीगल की द्वंद्वात्मक जो पद्धति थी वह प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना थी। वाद प्रतिवाद और संवाद की भी बात करते हैं हीगल। अगला प्रश्न है कि किसने इस विचार का संदेह का प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? तो ये बात करते हैं कि लॉक जो थे वह गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे, ये बात करते हैं एस क्राफ्ट। ऑप्शन डी एस क्राफ्ट। अगला प्रश्न है किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बताया है? तो रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बतलाते हैं कौन? तो जैकब टॉलमैन जो है, टॉलमैन रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बतलाते हैं। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार, क्यों? हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार, क्यों?